नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पटियाल और आपका स्वागत है द आर्ट टॉक में। अगर आप चाहते हैं कि देश, डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी सच्ची, गहरी और तथ्यपूर्ण जानकारी हर भारतीय तक पहुंचे तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और द आर्ट टॉक को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बन जाइए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत है। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दशक से भी ज़्यादा समय से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरे एशिया में पैर पसार रहा है। बीजिंग अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस और मिलिट्री फुटप्रिंट को लगातार बढ़ा रहा है। दुनिया के ज़्यादातर देशों को लगता है कि उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो चाइना के इकोनॉमिक ऑर्बिट के सामने सरेंडर कर दें या फिर वेस्ट के साथ कोई बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस बना लें। लेकिन ठीक इसी वक्त एक तीसरा रास्ता निकलकर सामने आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यह हिस्टोरिक स्टेट विजिट सिर्फ कागजी समझौतों या डिप्लोमेटिक मुलाकातों तक सीमित नहीं था। इसने पूरे इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पैदा कर दिया है। इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर चुपचाप एक ब्रह्मोस प्लस सिक्योरिटी शील्ड और एक क्रिटिकल मिनरल पैक्ट तैयार किया है, जिसे सीधे तौर पर इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उन्हें किसी वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन दोनों सिविलाइजेशन जाइंट्स ने कैसे अचानक से पूरे ग्लोबल स्ट्रेटजी के रूल्स बदल दिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप समझना चाहते हैं कि इस अलायंस से बीजिंग में खलबली क्यों मची है, तो हमें मैप को देखना होगा। जियोग्राफी इज डेस्टिनी, और इस वक्त पूरी दुनिया में स्टेट ऑफ मलाक्का से ज़्यादा क्रिटिकल जगह कोई नहीं है। दुनिया का लगभग 40% मैरीटाइम ट्रेड इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और सबसे बड़ी बात, यह चाइना की सबसे कमज़ोर कड़ी है, जिसे मलाक्का डायलेमा कहा जाता है, क्योंकि चाइना का ज़्यादातर एनर्जी और ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते से आता है। इस समिट में इंडिया और इंडोनेशिया ने सबांग पोर्ट को मिलकर ज्वाइंटली डेवलप करने का एक बड़ा एग्रीमेंट फाइनल किया है। अब जरा इस पोर्ट की लोकेशन देखिए। यह सीधे तौर पर इस अल्ट्रा क्रिटिकल स्ट्रेट के मुहाने पर बैठा है। और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेटजिक बात क्या है, यह भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से सिर्फ 100 माइल्स की दूरी पर है। सबांग में अपनी मौजूदगी दर्ज करा के इंडिया को इस पूरे चोक पॉइंट पर एक अनमैच्ड मैरीटाइम सर्वेलांस कैपेबिलिटी मिल जाएगी। इंडोनेशिया के लिए यह एक वर्ल्ड क्लास कमर्शियल और सिक्योरिटी हब बनेगा। इंडिया के लिए ये एक फॉरवर्ड लिसनिंग पोस्ट होगी, और चाइना के लिए यह एक बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। अगर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहाँ इन दोनों देशों की मौजूदगी का मतलब है कि चाइना की इकोनॉमी की लाइफलाइन को जब चाहे तब मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। दोस्तों, लेकिन सिर्फ निगरानी रखने से काम नहीं चलता, आपके पास पावर भी होनी चाहिए। सालों से ये चर्चा चल रही थी कि इंडोनेशिया भारत के मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है, लेकिन अब ये चर्चाएं हकीकत बन गई और इसे डिफेंस एक्सपर्ट अब ब्रह्मोस प्लस फ्रेमवर्क कह रहे हैं। इंडोनेशिया ने अपने कोस्टल डिफेंस को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की इन्वेंट्री को भारी तादाद में बढ़ाने की डील फाइनल कर ली है। यह कोई मामूली हथियार नहीं है, यह एक बेहद मजबूत एंटी एक्सेस एरिया डिनायल सिक्योरिटी शील्ड है। जब ये मैक 3 मिसाइलें इंडोनेशिया के 17,000 आइलैंड्स पर शोर बैटरीज के रूप में तैनात होंगी तो किसी भी अनऑथराइज शिप या घुसपैठिए को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और बात सिर्फ समंदर तक नहीं रुकती। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर भारत की स्वदेशी अस्ट्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का पहला इंटरनेशनल कस्टमर बन गया है। जकार्ता इन 150 मिसाइलों को सीधे अपने रशियन मेड सुखोई फाइटर फ्लीट में इंटीग्रेट कर रहा है। इससे इंडोनेशिया की एयरफोर्स को यह ताकत मिलेगी कि वो दुश्मनों के हवाई खतरों को आंखों से दिखने से बहुत पहले ही हवा में निस्ता नाबूद कर सके। इस पूरी डील की सबसे बड़ी खूबसूरती है इंडोनेशिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। इंडोनेशिया हमेशा से साउथ चाइना सी के विवादों में किसी एक साइड का लीगल सपोर्ट करने से बचता आया है।
भारत के हथियारों को अपनाकर जकार्ता ने अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा इम्पेनिट्रेबल शील्ड बना लिया है जिसके लिए उन्हें किसी वेस्टर्न मिलिट्री पैक्ट में शामिल होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जहां मिसाइलें सरहदों की रक्षा कर रही हैं, वहीं असली इकोनॉमिक वॉर जमीन के नीचे लड़ा जा रहा है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने पूरी दुनिया में अपनी पैठ इसलिए बनाई क्योंकि उसने क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया था, जो आज की तारीख में ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी के लिए सबसे जरूरी है। इंडोनेशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा निकल रिजर्व है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों के लिए सबसे अहम कंपोनेंट है। सालों तक चाइना ने इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया के स्मेल्टिंग प्लांट्स में भारी इन्वेस्ट किया था, लेकिन न्यू दिल्ली और जकार्ता ने मिलकर चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है। दोनों देशों ने चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस के सामने एक बहुत मजबूत अल्टरनेटिव खड़ा किया है। दोनों देश मिलकर इंडोनेशिया के अंदर ही लोकल स्टील, डाउनस्ट्रीम निकल प्रोसेसिंग और सबसे जरूरी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट फैक्ट्रीज लगाने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये दोनों देशों के लिए एक परफेक्ट विन विन ब्लूप्रिंट है। इंडोनेशिया के लिए फायदा यह है कि वो सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने देश के अंदर हाई वैल्यू कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। और भारत के लिए फायदा यह है कि भारत का जो ऑटोमोटिव और ईवी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, उसे इन मिनरल्स की एक इंडिपेंडेंट और भरोसेमंद सप्लाई चेन मिल जाएगी, जो चीन के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होगी। दोस्तों, लेकिन कोई भी अलायंस सिर्फ स्टील और मिसाइलों से नहीं बनता, वो डेटा से बनता है। जहां चीन पूरी दुनिया में सर्विलांस स्टेट और डिजिटल तानाशाही एक्सपोर्ट कर रहा है, वहीं भारत कुछ बिल्कुल अलग एक्सपोर्ट कर रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस विजिट का एक ऐसा आउटकम जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, वो है इंडोनेशिया में भारत के ओपन डिजिटल कॉमर्स आर्किटेक्चर का डिप्लॉयमेंट, जो भारत के ONDC और UPI मॉडल से इंस्पायर्ड है। इंडोनेशिया में करीब 65 मिलियन छोटे और मझोले व्यापारी यानी MSME हैं। भारत के इस ओपन सोर्स डिजिटल आर्किटेक्चर को अपनाकर इंडोनेशिया के छोटे दुकानदार भी अब ग्लोबल ई-कॉमर्स कंपनियों से बिना किसी मोटी फीस के सीधे कम्पीट कर पाएंगे। इसके अलावा यह पार्टनरशिप डेमोक्रेटिक सॉवरेनिटी के लेवल पर भी काम कर रही है। भारत इंडोनेशिया को उनकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेवलप करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। यह भारत की डेमोक्रेटिक सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो इस पूरे रीजन में एक फ्री मार्केट और पारदर्शी सिस्टम का ऑप्शन देता है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार भारत इंडोनेशिया के मल्टीनेशनल गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज में अपनी एक्टिव कॉम्बैट ट्रूप्स भेज रहा है। यानी दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ एक ऑब्जर्वर से बढ़कर अब सीधे एक्टिव कॉम्बैट रेडीनेस और इंटरऑपरेटिविटी तक पहुंच चुके हैं। यह कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड डील्स की लिस्ट नहीं है, यह मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का एक मास्टर क्लास है। यह साबित करता है कि मिडिल पावर्स को अमेरिका और चीन की लड़ाई में मोहरा बनने की जरूरत नहीं है। जब भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल ताकत इंडोनेशिया की लाजवाब समुद्री लोकेशन और मिनरल वेल्थ के साथ मिलती है, तो एक नए और मल्टीपोलर इंडो पैसिफिक की शुरुआत होती है। अब सत्ता का संतुलन बदल चुका है और पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इंडोनेशिया का यह अलायंस इस रीजन में चीन के दबदबे को हमेशा के लिए रोक पाएगा? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।